नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं उस पार्टी का वफादार रहूंगा जो सनातन की बात करेगा और सनातन को उसके लायक यथा सम्मान देगा और हिंदुत्व की अच्छाइयों को दुनिया में लाने का प्रयास करेगा। इसी सिलसिले में मैं बात करना चाहता हूं कि यदि हम वर्तमान में ये कहें कि श्री नरेंद्र मोदी महायोगी तो हैं ही हैं, ये मैं इनको सिद्ध कर चुका हूँ अध्यात्म के मार्ग से, एक विकास पुरुष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि भले खेलों पर कितनी राजनीति होती हो, लेकिन भारत ने वर्तमान में सभी खिलाड़ियों को गांव से ढूंढकर उठाकर जब उनको मालूम पड़ा तो विदेशों में ट्रेनिंग दे के जितना पैसा खर्च किया उसका नतीजा हमको ओलंपिक गेम में मिल गया और हमको आने वाले समय में और भी अधिक उत्साहवर्धक नतीजे सुनने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं प्योर साइंस की बात करना चाहता हूँ। मित्रों, ये तो सही बात है कि पूरी दुनिया में जो इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो रहे हैं उसके लिए अल्टरनेटिव फ्यूल, मतलब क्या बोले, अल्टरनेट का मतलब वैकल्पिक जो ईंधन है उसके ऊपर बहुत शोध हो रही है और ये पाया गया है कि अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाया जाए या मात्र हाइड्रोजन की बर्निंग की जाए तो वहाँ पर सिर्फ पानी बनता है और वो भी शुद्ध पानी बनता है और साथ ही पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि किसी प्रकार का कार्बन नहीं है तो CO2 गैस इत्यादि नहीं पैदा होती, सिर्फ पानी बनता है और जो पीने खाने के उपयोग में लाया जा सकता है क्योंकि ये शुद्ध पानी होता है। लेकिन इसकी जो ऊर्जा निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करें इसके ऊपर बहुत शोध हो रहा है और इसको बोला जाता है हाइड्रोजन फ्यूल, मतलब हाइड्रोजन का ईंधन। और इसको जो है शार्ट में बोलते हैं हाइड्रोजन सेल, मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है जल करके हमको ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो हमको वातावरण की वायु तो बहुत चारों तरफ मौजूद है, हमको पानी और ऊर्जा प्रदान करेगी और वो सेल उसकी जो ऊर्जा होगी, जो एनर्जी होगी, उसको रिकवर कर लेगा, स्टोर कर लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और उससे हम विभिन्न प्रकार के पंप या मोटर इत्यादि चलाने में सफल हो जाएंगे। और ये रिसर्च जो है केवल अभी तक सुनने में आता था कि ट्रायल जो है वो पोलैंड में हुए हैं कि जर्मनी में हुए हैं या जापान, US, कुछ कंट्रीज इस विषय में शोध कर रही हैं। और इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन फुटप्रिंट है और जो कार्बन रेटिंग है, जो कार्बन ट्रेडिंग होती है, मतलब क्या होता है कि आबादी के हिसाब से प्रत्येक देश को निश्चित CO2 उत्सर्जन करने के लिए एक परमिशन दी गई है और ये प्रोटोकॉल था, एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ का हुआ था, कुछ साल पहले। तो उसमें क्या होता था कि जो देश होते हैं वो उस संख्या से अधिक CO2 उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको अगर आवश्यकता पड़े तो जिस देश ने कम किया है उससे वो उसकी रेटिंग खरीद लें और वो खुद पॉल्यूशन टाइप, मतलब कार्बन क्रिएट कर दे। तो कार्बन ट्रेडिंग में कंट्रीज ने बहुत मतलब पैसे कमाए इसमें। और ये क्या नाम है, अपने बगल में जो बर्मा यानी म्यांमार जो है, इसने काफ़ी अधिक जो है इससे पैसे वैसे कमाए थे। तो ये एक प्रोटोकॉल था बेसिकली। तो इसके लिए अल्टरनेट फ्यूल की बहुत आवश्यकता थी। जैसे कि आप अगर देखें तो जो थर्मल एनर्जी है इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसके विषय में हमने कभी भारत में नहीं सुना था कि भारत में ऐसा कुछ होता रहा होगा, लेकिन
ये बड़े सुखद आश्चर्य की बात है कि हमको ये सुनाई दिया कि भारत भी अभी इस दिशा में कार्य कर रहा है और भारतीय रेल ने इस दिशा में लीड ले ली है। ये चुपके चुपके इन्होंने काम किया और हम सोचते थे यार 10, 15, 20 साल लगेंगे, जब बाहर टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तब इंडिया में इंपोर्ट होके आएगी। लेकिन इंडिया ने भी ये अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की दिशा में एक प्रगति करी है, ये बहुत सराहनीय कार्य है। क्योंकि भारतीय रेल अगर ये फ्यूल करती है तो जो भारतीय रेल जहाँ पर इलेक्ट्रिक नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर डीजल की जगह पर अगर हाइड्रोजन जला करके पानी बना दिया जाए तो पोल्यूशन के हम बहुत अधिक फुटप्रिंट कार्बन के हमारे से बच जाएंगे और हमारी कार्बन रेटिंग काफ़ी ऊपर हो जाएगी। मतलब हमें ट्रेडिंग के लिए भी पैसे अर्न हो जाएंगे, हम दूसरों को बेच सकते हैं वो कार्बन रेटिंग जो है। तो इसके लिए ये बड़ी खबर है हमारे लिए और हमारे सामने ये मौजूद है। तो मैंने सोचा आपको इसको बता दें कि हम शायद दुनिया के पहले देश होंगे जो अपनी रेलगाड़ी को ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलाएंगे। ये होता है विज़न, मतलब इसमें जैसे हाइपरलूप ट्रेन चलने की बात हो रही थी अभी, तो हाइपरलूप ट्रेन भी इंडिया में एक्सपेरिमेंट चालू हो गए। ये बहुत अच्छी बात है। हमको दुनिया में टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा। खाली रोटी रोटी चिल्ला करके वोट घसीटते रहें, गरीब को और गरीब करते रहें, विकास ना करें, हाई रोटी। एक साइकोलॉजिकल एक तरह से एक क्या कहते हैं, वोट के लिए हम कैच पैदा कर दें कि रोटी सब जगह, तो वो नहीं होता है। टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना बहुत ज़रूरी है। रोटी भी आवश्यक है, वो तो जीवन का मुख्य अंग है, लेकिन हम सारा कुछ उसी पर धर करके राजनीति नहीं कर सकते। तो हमें इस दिशा में सोचना होगा। तो ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने कि सोनीपत जींद सेक्शन की 2 DEMU यूनिट, डीजल एनर्जी जो ऑपरेटेड यूनिट होती है, DEMU बोलते हैं, उन ट्रेन्स का चुनाव किया गया है और इसमें ये सिस्टम लगा भी दिया गया है। और सोलर पैनल से बनने वाली बिजली द्वारा पानी का एस्क्लेरोटिसिस करके हाइड्रोजन को अलग किया, इलेक्ट्रोलिसिस करके। मतलब क्या होता है, H2O जो पानी होता है उसको एक निश्चित एनर्जी देते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन करंट प्रवाह करते, हाइड्रोजन अलग निकलती है, मतलब और ऑक्सीजन अलग निकलती है। तो उन्होंने क्या किया कि सोलर पैनल को की जो एनर्जी है उसको रिकवर करके वायुमंडल से लेकर के ऑक्सीजन, मतलब उसको जो है जो जल है वायु, तो उसको हम अलग करेंगे, मतलब ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। उसके बाद में फिर जो है हम जो है उसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम के द्वारा हम ऊर्जा पैदा करके वो इंजन चलाएंगे और धीरे धीरे सभी डीजल इंजन में यही लगाने की योजना चालू की गई है। ये बहुत सराहनीय कदम है। इसमें ये कर सकते हैं कि जो जहाँ पर कभी कभी बरसात है, थर्मल अगर एनर्जी नहीं है, ख़त्म हो गई, तो अल्टरनेट रहेगा कि वहाँ पर हम डीजल इंजन ऑपरेट करके या कुछ मतलब किसी तरह से एनर्जी पैदा कर लें या उसी पे चला दें। लेकिन एक तरह से ये भी अगर हमने मान लीजिए किसी इंजन का मतलब 90% भी हमने अगर मतलब क्या कहते हैं उसको अल्टरनेट एनर्जी सोर्स में कर दिया, क्योंकि कारण क्या होता है कि थर्मल एनर्जी की इंटेंसिटी इंडिया में इतनी नहीं है, तो खाली थर्मल सेल लगा करके हम डीजल इंजन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उसमें लोड बहुत होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। तो उसके लिए हमको जो है मतलब वो सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रोलिसिस कर लें तो हमको एनर्जी अधिक पैदा हो सकती है। तो शायद यही सोच के इन्होंने किया होगा। और इसके अलावा ये भी माना गया है कि एक गाड़ी के ऊपर हमें कार्बन फुटप्रिंट जो है करीबन 11 किलोटन प्रतिवर्ष कम हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि कितना अधिक, एक इंजन से इतना बचेगा, तो इतने इंजन है देश में, उससे कितना हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएंगे। इसके अलावा और भी सराहनीय बात यह है कि भारत में अभी तक 1000 से अधिक स्टेशंस को सोलर पावर्ड जनरेशन कर दिया गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पैदा होती है या तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक में डैम वैम बनाने पड़ते हैं और बहुत डैमेज होता है एनवायरनमेंट को, और
अगर हम कोयले को बंद करके पैदा करते हैं तो उसमें भूगर्भीय समस्या, वायु समस्या, ऊर्जा प्रदूषण, तमाम तरह की प्रदूषण, इस पर अलग एक क्लिप मैंने डाली थी कि अगर हम अपने घर में 1 एनर्जी यूनिट बिजली बचाते हैं तो पावर स्टेशन पर हम 10 यूनिट के बराबर बिजली बचा लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो आप जब कोयला डालते हैं तो किसी भी कार्नाट साइकिल की जो थर्मोडायनेमिक्स में 30% से ऊपर एफिशिएंसी नहीं होती है, मैक्सिमम 25 ही होती, 20 ही होती। तो उसमें भी अगर आप प्योर कोयला डालते हैं और कोयला प्योर नहीं होता है तो आप वो एफिशिएंसी लगाइए कि उस कोयले के लिए आपको कितना अधिक ज़मीन खोदनी पड़ेगी। तो आप ज़मीन डैमेज कर रहे हैं। फिर कोयला जला करके आप उसको 30% एफिशिएंसी हीट जनरेट करी, फिर टरबाइन की एफिशिएंसी, फिर आपके ट्रांसमिशन में लॉसेस होते हैं 35, 40, 65% तक लॉसेस होते हैं। उसके बाद वो आपके घर में आई, आपके इक्विपमेंट की एफिशिएंसी, एंड देन यू गॉट द एनर्जी आउटपुट इन एनी ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो कुल अगर आप कैलकुलेट करें तो रफली 1 यूनिट अगर आप घर में बचाते हैं तो आप पावर स्टेशन पर 10 यूनिट के बराबर पर्यावरण बचाते हैं। तो इसके लिए ये भारतीय रेल में ये बहुत ही अच्छी बात रही है कि 1000 स्टेशन को अभी तक पूरा सोलर पावर कर दिया, आप सोच लीजिए। और 2030 तक अनुमान ये है कि देश के सारे रेलवे स्टेशन सोलर पावर्ड हो जाएंगे। और इसके अलावा सोलर पावर से ट्रेन भी चलाने का काम चालू किया है और उम्मीद ये है कि 50 सोलर पावर की ट्रेन भी चलाएंगे। सेल्स जो होते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी कम होती है देश में, जो नॉर्मली जो सोलर सेल होते हैं उनको 1 कैलोरी पर सेंटीमीटर, 1 किलो कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एनर्जी चाहिए सन की। लेकिन भारत एक डाइवर्सिफाइड देश है, कहीं ठंडा कहीं गर्म, तो गर्मी में तो बहुत ऊर्जा मिल जाती है, जाड़े में बरसात में नहीं मिलती है। तो ये लिमिटेड रहता है, लेकिन फिर भी हम अल्टरनेट लगा करके एक तरीके से अल्टरनेट सोर्स दे करके हम स्टीम इंजन को चला सकते, मतलब आई मीन से स्टीम इंजन नहीं, लोकोमोटिव के जो इंजन्स हैं, ट्रेन के इंजन्स हैं, उनको हम चला सकते हैं। और इसके अलावा ये भी बहुत अच्छी बात है कि अभी देश की सभी फास्ट ट्रेन जो है, एक्सप्रेस ट्रेन है, धीरे धीरे ये आएगा। वहाँ पर जो टॉयलेट थे उनको उन्होंने बायो टॉयलेट कर दिया। मुझको याद पड़ता है कि किसी ज़माने में मैं मुंबई से जब निकलता था तो हमारा बदबू, जैसे ही स्टेशन आता था बदबू चालू हो जाती थी। मतलब बदबू का आना ट्रेन में ये संकेत था कि कोई स्टेशन आ गया, ये हाल था। तो गंगा कचरी सब पटरी पर ही पड़ा रहता था। आप कभी अगर बीच में आउटर पर गाड़ी रुक जाए, आप उतरिए तो ट्रेन के किनारे किनारे हो आप, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जगह जगह हीरे मोती पड़े रहते थे लोगों के। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। और टॉयलेट अच्छे बन गए तो हमारे अभी प्लेटफॉर्म भी कितने साफ़ रहने लगे हैं। इसका हमें क्रेडिट तो देना ही चाहिए। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एज ए इंजीनियर, एज ए देश का नागरिक देखता हूँ तो ये ट्रिमेंडस जॉब है। ये पिछली सरकारों ने तो शायद सोचा भी नहीं होगा, करना तो बहुत दूर का रहा। वो पहली सरकारें सोचती थी कि कैसे 10 रुपये की जगह 100 रुपये खर्च किए जाएँ और 100 रुपये में से 90-95 रुपये हम अपने घर में ले आएँ, 5 रुपये काम में लगा के और पब्लिक में बोल करके वोट घसीट लें। ये पहले सरकारों ने भरपूर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विकास के नाम पर तो ये जो सफाई बनती है, वर्ल्ड क्लास हमारे टॉयलेट्स हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म कितने सुंदर, हर प्लेटफॉर्म पे पानी के भी ATM लग जाते हैं। मतलब पहले पानी के लिए मारा मार, मुझे याद है कि आज से 30 साल पहले जब मुंबई से के लिए आते थे ट्रेन में, तो जहाँ जो बड़े स्टेशन होते, जंक्शन होते थे, वहाँ पानी के लिए अब बोतलें लेकर के पानी दबा के इधर उधर। ये 95 के पहले की बात है। तो क्योंकि बोतलें बिकती नहीं थी, घर से पानी ले चलो, अगर ख़त्म हो गया तो स्टेशन पर जिसमें ज़्यादा ताकत होती थी वो पानी की 2 बोतलें भर लेता था, नहीं तो किसी को आधी बोतल में ही अपना जो है वो करना पड़ता था। तो ये सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। हमको ये सोचना होगा कि आने वाले समय में हमको अपनी जाति चाहिए या हम भाषा के ऊपर, हमें भाषा चाहिए, या हमको अपने धर्म का जिहाद छेड़ करके अपना धर्म चाहिए, या हमको देश का विकास चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि अगर देश का विकास होगा तभी हमारा विकास होगा।
और तभी मानवता का विकास होगा और विश्व में हम अपना परचम लहरा करके विश्व गुरु बन पाएंगे। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।